अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज फिर एक नई ताजगी के साथ वापस आ चुके हैं। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना, जहाँ पर हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, सेहत के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, और इसी तरह अब हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया ख़ास तौर पे जेन ज़ी के लिए। वो सेगमेंट है कि हम आपको तारीख़ी किसी शहर में, तारीख़ी किसी इमारत में, या तारीख़ की किसी ऐसे वर्क को जो है वो पलटेंगे। हेरिटेज की भी बात करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल अपने जितने भी आर्किटेक्चर है उस पर भी हम अपने मॉर्निंग शो में कवर करेंगे। साथ ही जो है हम कोई ना कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। यहाँ से बैठे हुए आप जब एक्सप्लोर करेंगे दुनिया की उस तारीख को, जो दुनिया ने एक्सपीरियंस की है, जो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज से 500 साल पहले क्या था, यानी कि जो कराची की जगह है जहाँ पर ये हमारे स्टूडियो हेड ऑफिस, तो इस जगह पर क्या हुआ करता था, क्या पता? हमेशा मैंने यही सुना है कि जब भी हो सकता है, जब भी मैं किसी ऑफिस में रही, किसी बादशाह का हो सकता है, यहाँ पर अंग्रेज ऑफिस में रही ना बिलाल, तो हमेशा वहाँ पर ना बहुत सारी बातें फैलाई जाती थी। यार यहाँ तो पहले ना एक कोई कब्रिस्तान होता था, मतलब वो ड्रॉनी बातें फैलाते थे। तो इस तरह की भी बातें होती हैं। बहरहाल आज लेकिन बताएंगे आज एक बहुत प्यारा हमने जो है वो शहर एक्सप्लोर करके आपके सामने रखा। आज आपको सिविलाइजेशन के बारे में भी बताएंगे उस शहर की, और दिन का आगाज करेंगे हम खुशगवार बातों से, सेहत लाइफस्टाइल की टिप्स के साथ, थोड़ी सी उसमें मौसीकी का भी तड़का लगा देंगे। और दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज मुस्कुराहट से हो। तो हमारे साथ अगले 2 घंटों के लिए आपने जुड़ जाना है। और हमारा ये पूरा मॉर्निंग शो आपने देखना है, इसका पहला सेगमेंट भी, और दूसरा सेगमेंट में हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ, और वो किस टॉपिक पर होंगे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल। और अच्छी बात की जहाँ तक बात है, तो आज हम एक ऐसी खूबी पर बात करने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की अलामत है, बल्कि एक कामयाब मुआशरे की भी बुनियाद है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम काम वक्त पर करें, बल्कि ये एक एहसास है कि हम दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और अपने माशरे, और यहाँ तक कि अपने मुल्क के लिए कितने संजीदा हैं। क्योंकि जिम्मेदारी जो है ना, वो सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है कि बस आपने एक काम करके जान छुड़ा ली। ये एक आपका एटीट्यूड है, लाइफस्टाइल है। ये वो जज्बा है जो हमें दूसरों का एहसास, अपने वादों की पासदारी और अपने किरदार की तामीर की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग अपनी इस जिम्मेदारियों की अगर बात करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिंदगी के किसी भी शोबे में बखूबी निभाते हैं ना, दोज वंस वो हमेशा कामयाब रहते हैं। उनको कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब हमेशा एक उनकी एक पहचान होती है कि अच्छा उस फला शख्स की बात हो रही है तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा जिम्मेदार शख्स है। और हमें इस पर फख्र होना चाहिए कि उन नौजवानों पर, उन खवातीन पर, उन हजरात पर जो हर दिन एक बेहतर दुनिया के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए कि हर जगह अपनी जिम्मेदारी जो आप पर बहैसियत शहरी आयद होती है, उसे ईमानदारी, खुलूस और संजीदगी से निभाएं। क्योंकि एक जिम्मेदार शहरी ही एक मजबूत कौम की बुनियाद है। और एक मजबूत शहरी, एक जिम्मेदार शहरी की अगर हम बात करें, तो मैं अगर इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखूं, तो मैं अपने अगर घर पे देखती हूं, तो मैं अपनी भाभी की एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरी भाभी जिस तरह से सुबह 7 बजे से उठ के बच्चों को टाइम पर नाश्ता देकर, उनको वैन में बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर, मतलब सारे काम जितना टाइम पे कर रही होती है, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए नैप लेती है, फिर दूसरे बच्चे को भेजती है, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को भेजती है, उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी देर दोबारा नैप लेती है, फिर उठ जाती है, फिर अपना नाश्ता करती है। मतलब हर काम जो वक्त पे करना और एहसास जिम्मेदारी के साथ पूरा घर मैनेज करना, ये भी कोई एक आम बात और आसान बात नहीं है। यानी कि सिर्फ ये कि हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक यही नहीं, बल्कि अगर आप घर भी मैनेज कर रहे हैं, हर काम टाइम पे, खाना, नाश्ता और शाम की रूटीन, चाय, मतलब सब चीजें टाइम पर अगर आपको नहीं मिले तो आप खुद सोचेंगे यार ये क्या हो गया। बड़ी मजे की बात है, जिम्मेदारियों की बात हो रही है तो हमारे बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, आज उनको भी जरा अप्रिशिएट कर लेते हैं। खास तौर पे हमारे पैनल कंट्रोल रूम की जो जितनी भी टीम है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। चाहे वो स्टूडियो के जो कैमरामैन हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। चाहे वो आप न्यूज़ डेस्क की बात कर लें, चाहे हमारे कंटेंट की बात कर लें, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, बहुत सारे लोग हैं खासतौर पर निचली सतह के ऊपर, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। बल्कि जो अफशीन को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, मैं यही बात कहने जा रही थी बिलाल कि जस्ट इमेजिन, इस तरह से जस्ट इमेजिन अगर मेरा वैन ड्राइवर टाइम पर नहीं आए और मैं टाइम पर पिक ना हूं, तो इस वक्त मैं
आपके सामने कैसे बैठी हुई नजर आऊंगी और मैं अपनी पूरी ड्यूटी कैसे कर पाऊंगी। तो इसी वो वजह सारे से लोग हैं जो, और हमारा मेकअप आर्टिस्ट भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो हम चाहे जितने बजे भी आए वो हमें अपने लिमिटेड टाइम में रेडी करके, उसके पास एक जादुई पाउडर, एक ब्रश है, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो ऐसे तरीके से निभा रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हर काम आपको वक्त पे दिखता हुआ मिल रहा है। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं, खबरों की जानिब चलते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, मुल्की और आलमी सतह पर क्या अपडेट्स हैं ये जानते हैं। यस बिल्कुल, और जो रात भर की खबरें होती हैं, जो सुबह सवेरे डेवलपमेंट्स हुई होती है, वो आपके सामने रखते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट जो सैलाब है ना वो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त फैला हुआ है। बारिशों का सीजन भी बताया था हमने आपको, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट अबाउट खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ के ज़िले बनीर में और पीर बाबा और इतराफ़ के इलाके गुज़िश्ता रात अचानक सैलाबी तबाही का मंजर पेश करने लगे, जब मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई और पानी घरों, गलियों, बाजारों तक जा पहुंचा। मसाजिद से मुसलसल ऐलान किए जा रहे हैं कि जिनमें मुकामी आबादी को फौरी इनखला की हिदायत दी गई है, जबकि दर्जनों खानदान महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर है और तर्जमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक बटई और कदर नगर के इलाकों से पानी का बहाव तेजी से पीर बाबा खोड़ की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद खतरनाक हो गई है और पानी मरकजी बाजार के अकब और सड़क के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुका है, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल गया है। बिल्कुल, और डिप्टी कमिश्नर्स यानी कि जो इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर बेसिकली कस्टोडियन ऑफ लैंड होते हैं, वो जो उनका नाम है काशिफ कयूम और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है काशिफ खान। इस मौके पर भी वो मौजूद रहे, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं रिलीफ कैंप के और रेस्क्यू 1112 महकमा आबपाशी और पुलिस एहलकार, ये सब तैनात कर दिए गए थे। अब फराज मुगल के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है, बड़ी जो है वो इसके ऊपर कैंप्स लगाए गए हैं, अमले को हाई अलर्ट किया गया है, जबकि आवाम को बाकायदा तौर पर आगाह भी रखा जा रहा है, जबकि मुतासिर जो इलाके हैं उसमें इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। अब मैंने आपको हमेशा बताया, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज बहुत सारे नाम सामने आ गए। सबसे पहले हम तो बात करते हैं कि भाई जब भी रेस्क्यू की बात आती है, जब रेस्क्यू बड़े लेवल पर होता है तो पाकिस्तान अफवाज होती हैं, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, रेस्क्यू 1112 है, महकमा आबपाशी है, पुलिस एहलकार हैं, ये तमाम लोग मिलकर, जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, ये तमाम लोग मिलकर इस तरह से जो है बिल्कुल रेस्क्यू करते हैं। अगर ये लोग काम ना करें, सब मिलकर एक दूसरे का साथ ना दें, तो हम इतने बड़े जो नेचुरल कैलमिटी है और जो इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है उससे निमटने की हमें इस्तेदाद इन्हीं सब इदारों के मिलकर काम करने की वजह से आती है। तो मजे की बात बताता हूँ, ये मरकजी जो किरदार है ना, ये इस पूरे अमले का जो हमने अभी तस्करा खुलासा सामने रखा, उसमें एक नाम सबसे पहले आ जाता है रेस्क्यू 1112। यानी कि आपको मैंने उस दिन भी ये बताया था कि जब भी आप किसी मुश्किल के अंदर फंस जाते हैं, आपको हो सकता है मुकामी जो हेल्पलाइंस है वो अलग हों, लेकिन जो दो हेल्पलाइंस ऐसी होती हैं जो आपके सामने बिल्कुल आपको याद रहती हैं। एक तो 15 जब किसी मसले में फंस जाते हैं, और फौरी तौर पर अगर रेस्क्यू करवाना है, क्योंकि 15 भी आएगी तो आपको वो इस तरह से रेस्क्यू नहीं कर सकेगी, आपका मसला तो हल करा देगी, लेकिन ये जो सैलाबी मसला है ना, रेस्क्यू 1112 आपको ये हेल्पलाइन नंबर याद रखना है 1122। ये आपका ऐसा नंबर है कि आप मुश्किल की घड़ी में आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये नंबर आना चाहिए और किसी ना किसी तरह इस नंबर को एक्सेस करना चाहिए, और फिर अपने जाहिर है जब आपके नंबर को एक्सेस करेंगे तभी आपके पास इमदाद बर वक्त पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, KPK के अंदर 1112 काम कर रहा है, पंजाब के अंदर 1112 एक्टिव नजर आ रहा है, और ये जो सैलाबी रेला है जो सिंध की तरफ अब रवा दवा है, सिंध के अंदर भी बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। की तरफ मैंने सुना है कि सैलाब जो फ्लड है वो बढ़ता हुआ सक्कर की तरफ आ रहा है, जो है वो दौरा भी किया, अल्लाह रहम करे। बिल्कुल इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि सिंध की इतना ज़्यादा रेड अलर्ट नहीं है, और इंशाल्लाह ये हम इस मुश्किल से निमट लेंगे, क्योंकि हमारी जो है सूबाई हुकूमत बड़ी एक्टिव है। लेकिन अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की बात की जाए तो उन्होंने एक जो है कुछ ही चंद घंटे रह गए, एक और चीज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कह दी है कि मुतनाज़े जो डिस्प्यूटेड कालाबाग डैम है ना, उसकी उन्होंने ऐसे टाइम पे हिमायत कर दी है कि जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत भी है। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है,
और कालाबाग डैम जो है वो रियासत पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है, और अगर कालाबाग डैम पर किसी को एतराज़ात हैं तो वो दूर किए जाएं। लेकिन जो कौमी मफाद है उसमें जो ये मंसूबा है उसको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, वज़ीर आला जो KPK हैं उन्होंने हालिया सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ये बरमला कह दिया, शदीद बारिश और रेलों से बुनेर, शांगला, सवाबी, सवात के इलाके जो हैं वो बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं, जहाँ कहीं मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। और उनके हवाले से भी बात की उन्होंने, और एक नंबर फिगर जो है वो गेम जो है वो उन्होंने बताया, नंबर गेम्स पूरा इस वक्त सामने आ चुका है कि कितने मकानात हैं, कितने लोग हैं, कितने मवेशी हैं, कितना तखमीना लगाया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अगर कालाबाग डैम जैसे मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाते तो आज सैलाब की शिद्दत और नुकसानात में वाज़ेह कमी आ सकती थी। मैं ये भी बता रहा था अफशीन आपको कि रेस्क्यू 1112 जो है वो इस वक्त बड़ा हाई अलर्ट है, खासतौर पर सिंध के अंदर, क्योंकि सैलाबी रेला कुछ ही घंटों के अंदर अब एंटर हो जाएगा। और जो गुड्डू बैराज है तो उसके अंदर भी ये बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि एक फिगर नंबर सामने आ रहा है कि जो क्यूसिक के अंदर हम इसको मेजर करते हैं तो इतना क्यूसिक लाख जो है वो क्यूसिक यहाँ से दरियाई सिंध के अंदर दाखिल हो सकता है। अच्छा, हम आपको बताते चलें क्यूसिक जो है ये एक मेजरिंग टर्म है, इसको यूज करते हैं पानी के बहाव के लिए। तो ये आपको सैलाब से रिलेटेड जब भी खबरें सुनने को मिलेंगी उसमें आपको ये टर्म क्यूसिक का जो है ना ये मेजरिंग टर्म आपको सुनने में आएगी। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और अपने नाजरीन के को मुतला हम करते चलें कि ये क्यूसिक पानी के बहाव को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और भारत की बात करते हैं कि भारत का पाकिस्तान से एक मरतबा फिर सिफारती सतह पर राब्ता हुआ है, और वही देखें कि भारत इस वक्त ना पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़कने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं तो अपना हजीमत मिटानी है ना, मतलब अपने हजीमत निकालनी है कहीं ना कहीं जो उसको पाक भारत जंग में हुई। तो अब इसने राब्ता जो किया है उसमें भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया, यानी कि मजीद एक और ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया, और वजारत आबी वसाइल ने भारतीय राब्ते की तस्दीक भी कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, यूर राइट। वजारत आबी वसाइल की जानिब से ये भी कहा गया कि दरियाई सतलज के अंदर जो एक मुकाम है हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी, उस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो होगा, जबकि ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा आज सुबह 8 बजे से मौजूद है, लाहक हो चुका है। सैलाब अलर्ट जो है उससे मुताल्लिक़ इदारों और सूबाई हुकूमतों को भी जारी कर दिया गया है ये अलर्ट, जबकि भारत की जानिब से सलाल डैम की गेट खोलने से 8 लाख क्यूसिक का आबी रेला पाकिस्तान पहुंचे। सैलाब एक तरफ भारत जो है ना अलर्ट भी करा है, अभी तक कि उसने अगर जंग के बाद पाकिस्तान से राब्ता किया है सफारती तौर पर तो वो 2 दफ़ा किया है, और दोनों दफ़ा उसने सैलाब का अलर्ट दिया है, और पानी भी खोल अपना जो है ना जो स्पिलवेज हैं वो भी खोल रहा है ताकि मजीद सैलाबी रेला आए, यानी कि एक तरह से वो ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, जबकि जंग के अंदर हेड बलोकी है, तरमो है, सजाई है, इन तमाम मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि 200 से ज़ायद गाँव भी डूब गए हैं। बिल्कुल, और दरियाई सतलज की गजबनाक लहरें बोरेवाला की हुदूद में तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और सैलाब के नतीजे में 1,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त बोरेवाला से गुजर रहा है, और सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मुतादिद बंद टूट चुके हैं, और हजारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें कपास, धान, मकई और तिल मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो गए हैं। पता है क्या बिलाल, मैंने अभी एक फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी, उसमें सैलाब की तबाहकारियाँ दिखाई हुई थी, और उसमें सारी मरी हुई गाय भैंसे जब मैंने देखी मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा ये तबाही, मतलब सैलाब तो गुजर गया लेकिन ये बेचारे जानवर मवेशी यहीं पर पड़े रह गए और ये इसमें जाँ बहक हो गए, तो बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, आप जहाँ जहाँ वो पानी ठहरा आप देखें उस पानी के अंदर सिर्फ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ, पेड़ ही पेड़ हैं, जो तने होते हैं वो तने ही तने हैं। बाकी अगर फसलों की जैसे आपने बात की तो फसलों की तबाही ने किसानों के लिए एक बड़ा अलमिया खड़ा कर दिया है
कि अब पूरा एक साल ये किस तरह से सस्टेन करेंगे खुद को, किस तरह से स्टेबल करेंगे। जीरो से दोबारा से स्टार्ट करना है। मुझे यही समझ नहीं आता कि हर मॉनसून में सैलाब अब आप ये देखें ना, ये पानी यहाँ से निकासी होगी इसकी, ये निकलेगा, जमीनें जो ज्यादा पानी भर चुका है वहां पर जमीनों पे पानी खड़ा हुआ है, वो मौसमी तब्दीली के साथ साथ जब गर्मी आएगी तो फिर वो खत्म होगा, और फिर उसके साथ पूरा एक प्रोसेस होता है, फिर वो बीज डालेंगे, बोएंगे, फिर वो एक फसल निकलेगी, फिर कटाई करेंगे, उसके बाद उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। ये पूरा इट विल टेक 1 ईयर, एक साल तक वो कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अभी हमने बात की थी खैबर पख्तूनख्वा की, और अब रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है, उस संगीन सूरत हाल से आपको आगाह करें कि हजारों देहात अभी भी ज़ेरे आब हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। रावी, चनाब और सतलंज में तुग़यानी है, और खड़ी फसलें पंजाब में भी तबाह हो रही हैं। सैकड़ों मवेशी पानी में बह गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। बिल्कुल, दरिया सतलज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट चुके हैं। अच्छा, आप कह रहे थे ना कहाँ ज्यादा सैलाब, ये भावलपुर में, भावलपुर के अंदर ना, और मैंने भावलपुर की आपको बताया था, भावलपुर का एक मुकाम ऐसा है उससे पहले कि वहाँ पे 3 दरिया पंच होते हैं, देन वो आगे जाते हैं, इसलिए ये पानी का एक सैलाबी रेलों की कैफियत वहाँ पर टूटे हैं, और ये कैफियत जो है वहाँ पर बरपा है, जबकि हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, विच वी हैव टोल्ड यू। 72 घंटों के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा बताया जा रहा है, जबकि हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली जो गेज है वो तक टूट गई है। हाँ, तो फिर आप ये सोचें कि वो जब ये तमाम आले उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप देख रहे होते हैं कि अब यानी कि पानी सर से गुजर चुका है, तो अलाहाबाद, पाकपतन, बोरेवाला, विहाड़ी की कई बस्तियां भी डूब गई हैं। तो हमने आपको पंजाब की सूरत हाल से भी आगाह किया, और एक और न्यूज़ आपसे शेयर करते चलें। आपको बताएं कि जो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने जो है ना बिलाल, क्राइम सीन्स है ना, और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उस पर पाबंदी लगा दी है कि हम वो ऑन एयर नहीं कर सकते, और जो ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान हैं उनके इंटरव्यूज़ नशर करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और ये फैसला जो है ना सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर किया गया है, क्योंकि सिंध पुलिस को इसकी वजह से कुछ मसाइल दरपेश होंगे, जिसके बाद पैमरा ने बाकायदा हिदायतनामा जारी कर दिया है। और पैमरा के मुताबिक मीडिया पर ऐसे मनाजिर अगर हम नशर करना ना, ये ना सिर्फ तहकीकात पर असरअंदाज होता है बल्कि अवाम में खौफ व हरास भी पैदा करता है। और इसके जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है तमाम टीवी चैनल्स को वाज़े तौर पर कहा गया है कि वो किसी भी किस्म का बरामदशुदा सामान, क्राइम सीन की फुटेज या सीसीटीवी वीडियोस नशर ना करें। पैमरा ने हिदायत दी है कि न्यूज़ चैनल्स के जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, यानी कि हमारे भी जो चैनल के प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, न्यूज़ एडिटर्स हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको इस फैसले से बरमला आगाह कर दिया जाए, इस फैसले को वो जहन नशीन कर लें ताकि नशरियाती मवाद में उन हिदायत का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन पैमरा के ये नोटिस पहले भी आए हैं, और ख़ास तौर पर एक नोटिस और आया है जिसके बारे में मुझे बड़ी हैरत होती है। अब वो नोटिस मेरी नज़र से तो गुजरा है, और ये नोटिस अगर सच है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये कहा गया था, एक वक्त आया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर भी किसी प्रोग्राम के अंदर नहीं बैठेगा, किसी तफ्तीश के अंदर अगर कोई केस है कोर्ट के अंदर तो वो उसके ऊपर बात नहीं करेगा, लेकिन बात करते हुए नजर आते हैं। उससे रिसर्च पे उनकी जो तहकीकात हैं उस पर असरअंदाज होता होगा वो केस पर। बिल्कुल, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने खबरदार किया कि अगर कोई चैनल इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाई हमें नहीं करना, कोई हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ना हमें फुटेज चलानी है, ना हमें इसके ऊपर कोई बात करनी है, लेकिन सिंध पुलिस से एटलीस्ट इतना तो कह सकता हूँ ना, ये तो हमारा अपना राइट है ना कि आप फुटेजेस के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं, आप खबर ना चलाने की दरख्वास्त कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि सिंध पुलिस का काम क्या है और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें। सिंध पुलिस का बेसिकली काम ये है कि आप इस क्राइम को कंट्रोल करें। इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इतना आपने इस चीज़ को एक आम आदमी के दिमाग के अंदर फीड कर दिया, हैमरिंग कर करके कि एक शख्स का मोबाइल चोरी होता है, वो जब थाने जाता है तो उसके लिए बस एक छोटा सा एक जुमला होता है कि ठीक है भाई आप ये रोजनामचा, पहले इतना मुश्किल से उसका रोजनामचा घटता है, पहले तो वो कच्ची FIR और फिर वो तहकीक करते हैं, IMEI नंबर है, ये है, चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा हल रह जाता है कि वो बस वो सिम बंद करा दो,
और मामला ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे थानों के अंदर ये कंप्लेंट्स भी लोगों की जानिब से आती हैं कि इतना आसान कर दिया कि 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने कोई पेशरफ्ती नहीं हो रही है, ना मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं और ना मोबाइल रिकवर हो रहे हैं, ना जो है वो डकैत पकड़े जा रहे हैं और ना कोई कत्ल की वारदात जो हो रही हैं चीना चप्टी के अंदर उनके कातिल पकड़े जा रहे हैं। तो आप जो नहीं कर रहे वो कर लें। बाकी हम मीडिया की अगर बात करते हैं तो हम पैमरा की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं करेंगे इसको। तरक्याती मंसूबे की रफ्तार तेज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने पुख्ता ईंटों के मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमारे पैनल ने एक रिपोर्ट बनाई है, उसको देखते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने हैदराबाद में पुख्ता ईंटों के मंसूबे के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इस मरहले में मजीद 10 लाख पुख्ता ईंटें शामिल की जा रही हैं। रावल शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत शफाफ और मौसर हुक्मरानी पर यकीन रखती है और आवाम तक सहूलियात पहुँचा रही है। उनके मुताबिक PS 61 अब एक मिसाली हल्का बन चुका है, जहाँ 2 मराहिल में 19 लाख से जायद पुख्ता ईंटें तकसीम की गई हैं। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है और खुसूसन शर्जील मेमन साहब का हल्का एक मॉडल हल्का रहा है इस पूरे हमारे सूबे सिंध का। हमने फेज 2 अपने पेवर स्कीम का आज लॉन्च किया है, जिसमें हम 10 लाख पेवर हैदराबाद के दोस्तों में बांटेंगे इंशाल्लाह। फेज 1 में हमने 9 लाख पेवर स्कीम्स दी हैं, फेज 2 में हम अभी 10 लाख देने जा रहे हैं। रावल शर्जील मेमन ने कहा कि तरक्याती मंसूबे के तहत 850 देहातों में काम मुकम्मल हो चुका है। लाइब्रेरियां और रिहायशी मंसूबे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। रावल शर्जील मेमन ने बताया कि तीसरे मरहले में मजीद 10 लाख पुख्ता ईंटें फराहम की जाएंगी ताकि तरक्की का ये सफर मजीद आगे बढ़ सके। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हम तरक्की को देहात तक लेकर जा रहे हैं और आने वाले मरहले में मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। हैदराबाद के लिए ये मंसूबा न सिर्फ सड़कों और रास्तों की हालत बेहतर बनाएगा, बल्कि देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात तक रसाई भी मजीद आसान होगी। चलें जी, बस आपने ये देख ली एक रिपोर्ट, और शर्जील मेमन जिस तरह से एक्टिव नज़र आते हैं उसी तरह से रावल भी अब एक्टिव हो चुके हैं। रावल मेमन भी चीज़ों को संभाल चुके हैं बहुत सारी, और यंग ब्लड हैं, यंग पॉलिटिशियन हैं, और यंग ही उसमें एक ऑरा के अंदर, एक एज के अंदर उन्होंने अब्बा जान से जो है वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मौरूसी तौर पर ली होंगी और वो सीख रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। एक तरफ हमने ये भी देखा कि बिलावल ने जिस तरह से एक यंग पॉलिटिशियन की तरह से वो उभरे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, तो उसकी अभी तक मिसाल नहीं मिलती है। मुझे वो उनके नाना की याद आ जाती है ना, जिस तरह से वो किया करते थे, जो स्टाइल था, जो एटीट्यूड था, वही चीज़ें अभी बिलावल में भी नजर आती हैं। यंग ब्लड और एजुकेटेड लोगों को आगे आना चाहिए। मौरूसी सियासत की बात अलग है, लेकिन ये कि अगर वो केपेबल हैं, अगर वो वेल एजुकेटेड हैं और वो अच्छा काम कर सकते हैं तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ पड़ोसी मुल्क भारत की। तो पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी का जो ये मंसूबा है, साबिक भारतीय जनरल कमलजीत सिंह ढल्लू की वीडियो इस बारे में सामने आई है, और एक इंटरव्यू में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढल्लू ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी का मंसूबा बताते हुए कहा है कि हमारे पास पानी रोकने की जितनी सलाहियत है वो हम रोकेंगे और एक दिन रात को अचानक पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ देंगे। ये इनकी ये जो ढिल्लों साहब हैं, हाँ। तो ये थोड़े से ढीले हो गए और इन्होंने ढीला सा बयान दे दिया है, और ढीले बयान के बाद वो जो पाकिस्तान के अंदर पानी के लिए ढीली सी रफ्तार छोड़ी गई है, तो ये ढिल्लों साहब खैर है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि ये कहा कि एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान के पास पानी रोकने और जमा करने की सलाहियत नहीं है, जिससे वहाँ सैलाब आएगा और पाकिस्तान इस पानी का ठीक इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। कमलजीत सिंह ढिल्लों ने यह भी कहा कि इसी तरह हम दोबारा पानी को रोक लेंगे, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है। इस वक्त पानी रोक लेंगे और बारिशों के मौसम में जब पानी की ज़रूरत नहीं, इस वक्त पानी छोड़ देंगे। इस तरह पानी को हम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। What a big इनके आवाम खुद नहीं देखते कि इनके अपने पॉलिटिशियंस बैठ के क्या मंसूबा साजी कर रहे होते हैं। मतलब आपने खुद बता दिया यूनाइटेड नेशन को, होता है आलमी सतह पर आपने खुद बता दिया कि ये आपकी जो आबी दहशतगर्दी है ना, ये जो वाटर टेररिज्म है, एक्सपोज कर रहे होता है, ये आप कई अरसे से करते आ रहे हैं। सर्दी और गर्मी की ये जो मामला आपने बड़े ढिल्लों साहब ने बात की है ना, ये ऐसा ही हो रहा है। लेकिन थैंक यू वेरी मच ढिल्लों साहब, जो आपने ढीला बयान दिया है, इससे बड़ा यूनाइटेड नेशन को मदद मिल जाएगी जो उनको नजर नहीं आ रही थी चीजें।
एक सवाल के जवाब में कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने ये मजीद हर्जा सराई करते हुए कहा कि सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुआहिदा है, ये आलमी मुआहिदा नहीं। हम अपनी मर्जी से पानी रोकेंगे और मर्जी से छोड़ेंगे। चले जी, ये मर्जी अब यूनाइटेड नेशन ही तय करेगा। ये जो आपका बयान है इसको कोट करेंगे पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं। टाइम के पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसने इनके इस बयान को सीरियस लेना चाहिए और हमें अपने तौर पर क्या करना चाहिए, ना सिर्फ इस दुश्मन से निपटने के लिए बल्कि अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए, वो ये कि इस वक्त डैम की अशद ज़रूरत है। जब डैम होगा तो ना सैलाब का खतरा होगा और ना ही जब पानी की कमी का सामना हमें करना पड़ेगा तो उस वक्त कोई मुश्किल होगी। तो हमें अपने तौर पर क्या करना चाहिए, ये हमारे जो है पॉलिटिशियंस और स्टेक होल्डर्स ने फैसला करना है। दुश्मन क्या कर रहा है उसने तो करना ही है अपना काम, तो हमें अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है वो हमें देखना है। आबी गुजरगाहों पर जो कमर्शियल तामीरात की गई हैं ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मतलब ये कोई दूसरा आकर नहीं कर रहा, कोई दुश्मन मुल्क नहीं है जो हमारी आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम कर रहा है। तो दरियाओं की जो ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं जिससे हालिया सैलाब में तबाही और बर्बादी हुई है, तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुजात हैं। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात से ज़्यादा नुकसानात हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ज़िले में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी और लोगों ने नालों की ज़मीन पर जो घर बनाए हुए हैं ये हमारे ही अमाल हैं, इसको कुदरती आफत नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बात सामने आई है कि सैलाब आता है तो दुनिया से मदद मांगते हैं, खुद एहतसाब नहीं करते। हर साल सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। डैम कौमी इशूज़ हैं, इन पर इख्तलाफात नहीं होना चाहिए। जबकि अली मोहम्मद खान की जो बात है उससे इत्तेफाक करता हूँ। ये भी कहा कि डैम डिक्टेटर्स के दौर में बनाए गए, ये कौमी आफत है, सियासत नहीं करनी चाहिए। जबकि वजीर दिफा ने यह मजीद कहा कि नए डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। मतलब 10 से 15 साल अगर लग जाएंगे लेकिन शुरू तो करें, ये काम हो। अगर पिछले 10-15 साल में सिर्फ जो बातें हुई हैं अगर उस दौरान बन जाता तो अब तक के हम इस सैलाबी सूरत वो हमारे बाबा जी कहाँ गए? वो जो एक बाबा जी होते थे, कहते हैं मैं डैम के बराबर में जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी इकट्ठा करके वो चले गए बाहर के मुल्क और वो तो डैम के बराबर में कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा, खुद निगरानी करूंगा। वो बाबा जी का है। वो तो मजे से बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए और अब यहाँ की सूरत हाल देखकर खूब एंजॉय करते होंगे और यहाँ के अवाम ने जो कोई भी चंदा वगैरह किया होगा वो अब हम लोग मेरे ख्याल में वो SMS पर 1-1 रुपए हम लोग दे रहे थे, खुद खुद कटने लगे थे पैसे फिर वहां पर। अच्छा 10 से 15 साल लगेंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, लेकिन ये भी कहा कि छोटे डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएंगे। भाई पानी का ज़िया रोकने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। अब ये डैम नहीं बनते हैं, सैलाबी सूरत हाल होती है, जानवर हलाक हो जाते हैं उससे, मवेशियों की इतनी बड़ी तादाद है जो हलाक हुई है, फसलें तबाह हो जाती हैं, लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो जाबाक हो रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है मौशी तौर पर भी और जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके अंदर मवेशी और इंसान दोनों ही शामिल हैं। और बिलाल वही बात ना, फिर हमें किसी दुश्मन की तो जरूरत नहीं है, फिर तो दुश्मन भी हमारी इस तबाही पर ना और हंसेगा और हमारे साथ खेलेगा कि भाई जब बारिश का मौसम आएगा तो इन पर और पानी छोड़ दो और जब खुशसाली का मौसम आए, गर्मियों का मौसम आए तो इनका पानी रोक लो और वो हमारे लिए वो एंजॉय करेगा हमारी सिचुएशन पर और हम अपने सिचुएशन मजीद अबतर से अबतर करेंगे, कभी कहीं तजावुजात कायम करके, कहीं टिम्बर माफिया को हवा देकर। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग पहले अपने गिरेबान में झांके फिर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ध्यान देंगे ना, पहले इंटरनल क्राइसिस तो हम अपना हल कर। अब ये जो खबर आ रही है ये मेरी फेवरेट खबर है, ये मेरी पसंदीदा खबर है क्योंकि इसमें बात हो रही है डोनाल्ड अंकल की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर नीचा दिखा दिया है। भाई सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अपने महसूलात को जो है वो सिफर करने की पेशकश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है भाई। अब जब तक भारत नहीं घुटने टेकेगा, मुझे तो लगता है कि वो जहाज पहले उन्होंने 5 कहे, 6 कहे, 7 हो गए, मुझे लगता है 8 भी हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कन्वेंशनल सदर नहीं है, वो जो है ना वो अपने मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से अपने दिमाग से चलते हैं। उनको समझ आ गया ना किसी ने उनके साथ ये एडमेड किए जैसे भारत ने, तो अब वो भारत के पीछे पड़ गए। पहले 25% टैरिफ आयद किया, मजीद 25%, तो अब देखें ये कहाँ जाता है ये। और पेशकश जो है ना ये साल से पहले कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को बहुत कम चीज़ें फरोख्त करता है, कई दहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक
यकतरफा रहा है। भारत ने अब तक अमेरिका पर दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं और भारत के ज़ायद महसूलात की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच नहीं पाती हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर यकतरफा तबाही रही है और ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका को बड़ी मिकदार में सामान फरोख्त करता है और अमेरिका भारतीय मसनूआत का सबसे बड़ा गाहक है। तो एक तरह से ना अब डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी आंखें खोल दी हैं और जो है ना उसने बस अपना फायदा देखना है। तो वो जहां देखेगा ना मेरा फायदा नहीं हो रहा तो फिर वहां फिर किसी को खातिर में नहीं लाएगा, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। बिल्कुल, थोड़ा सा खेलों की खबरों की तरफ भी मूव कर लेते हैं हमारी मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को। और आईसीसी की अगर बात करें तो उसने विमेन वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। विमेन वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम 297% का इजाफा कर दिया गया भाई उसमें। अच्छा, 297%। और इवेंट जो है उसके लिए मजमूई तौर पर $13.88 मिलियन की इनामी रकम रखी गई है। तो ये जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को रवा साल $4.48 मिलियन मिलेंगे, जो 2022 के 1.32 मिलियन के मुकाबले में 239% ज़्यादा हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड कप की रनर अप टीम को 2.24, सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को $1.12 मिलियन मिलेंगे। तो ये जो विमेन वर्ल्ड कप टीम है ना, इसमें शरीक हर टीम को $2,50,000 की रकम मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ये इनकी मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। चले जी, मतलब ये हमेशा से एक अलमिया रहता था कि जब आप मर्दों की क्रिकेट देखते हैं तो उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े स्पॉन्सर्स और बड़े एक प्रोटोकॉल रखा जाता है। जब व्हेन इट कम्स टू वुमेन क्रिकेट टीम तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कहीं वीक नजर आते हैं। तो आईसीसी अब कूद गया मैदान में। मुझे लगता है आईसीसी के अंदर किसी खातून की एंट्री हो गई है, तभी जिन्होंने आवाज़ उठाई होगी। हाँ, बाकी अगर हम आगे बढ़ें और कौमी बल्लेबाज की बात करें तो आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में आसिफ अली ने का कहना है कि पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है और मदाहों, साथी खिलाड़ियों और कोचेस का शुक्रगुजार हूँ। जबकि आसिफ साहब ने यह भी कहा कि क्लब और लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा। और कौमी क्रिकेटर आसिफ अली ने 21 वनडे और 58 जो है वो T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। ग्रीन शर्ट पहनी है, जबकि 2023 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच भी इन्होंने खेला था। और अब ये ट्विटर के ऊपर खैर बात कह चुके हैं, बाय बाय टाटा टाटा कर चुके हैं ये। अब इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर अब तज्जियाकार बैठकर तबसरे भी करेंगे कि क्या होना चाहिए। बहरहाल ये जो लीग क्रिकेट होती है वो तो खेलते रहते हैं। जबकि आगे बढ़कर आपको बताएं कि 6 मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से शिकस्त दी है। और अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 179 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना सकी है। मोहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका और राहुल चोपड़ा 52 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कप्तान मोहम्मद वसीम 67 रन, एथन डिसोजा 12, जोहेब खान 7 रन बना सके। जबकि अफगानिस्तान की बात करें तो उनके स्पिनर्स बड़े मशहूर हैं और स्पिनर राशिद खान और शरफुद्दीन अशरफ ने भी 3 खिलाड़ियों का पवेलियन वापस भेजा। जबकि इससे कबल अगर अमाराती टीम की बात करें तो उनकी दावत पर अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में, क्योंकि T20 था तो 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। जबकि अफगान टीम इब्राहिम जादरान ने भी 63, सिद्दीकुल्लाह ने 54 रन की इनिंग्स खेली है, जबकि करीम जन्नत 23 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त भी रहे हैं। अच्छा, ये अफगान प्लेयर्स के अफगानियों के नाम मतलब कितने चेंज होते हैं ना, होते हैं थोड़े से हमारी लैंग्वेज में लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं। यूएई के मोहम्मद रोहित और सहीह खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेंगे जिसको आपने देखना है। और इस टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी। और अब हम जरा सा खेलों की जानिब से आते हैं मौसम की तरफ और मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। यानी कि एक तरफ तो वैसी फ्लड का शिकार है, दूसरा बारिश भी मुस्तकिल बरस रही है। तो बारिश के नतीजे में जो नशीबी इलाके हैं वो डेफिनेटली ज़ेरे आब आ गए और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिल्कुल, शदीद बारिशों की पेशगोई हम रोजाना ही आपको बता रहे होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता
जब हम सैलाबी की सूरत हाल पर बात ना करें, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर उनसे हायर ऑफिशियल से लेकर ऑफिशियल कमेंट आपको ना बताएं, शदीद बारिश के बाइस जो फीडर रोड्स हैं उन पर पानी खड़ा होने से और हिफाजती खदशात के पेश नज़र जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है यानी कि BRT सर्विस उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। BRT सर्विस अगली इतला तक मुकम्मल तौर पर भी बंद रहेगी ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी भी बनाया जा सके। भाई और सूरत हाल बेहतर होने के बाद सर्विस की बहाली से मुतालिक दोबारा आगाह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर में पीर बाबा और अतराफ के इलाके गुज़िश्ता रात अचानक सैलाबी तबाही का मंजर पेश करने लगे। ज़ाहिर है वहाँ पर मूसलाधार बारिश और तूफ़ानी की वजह से जो गलियाँ, बाज़ार, मसाजिद हैं वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं और मुकामी आबादी को फौरी इनखला की हिदायत की जा रही है। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी ना बिलाल। और दर्जनों जो ख़ानदान है वो महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। तो जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और उनकी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह जो है ना ये मसला जारी। जबकि जो NDM है उन्होंने मुमकिना मजीद बारिशों के बायस सैलाबी अलर्ट भी जारी कर दिया है। 3 सितंबर तक ये कहा है। जबकि सवात के जो मरकजी शहर है मैंगोरा समेत गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का भी इस वक्त जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है। और इसी तरह ये जो इस वक्त सूरत हाल है इससे निमटने के लिए अब कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ जो कुदरती एक मंजर है ना, कुदरती एक माहौल है जो जिसकी हम बात करें, बारिशें हो रही हैं, उन बारिशों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मानसून इज स्टिल रियली ऑन स्टेरॉइड्स, तो वो बरसे चले जा रहे हैं। अच्छा, और अब कुछ बात कर लेते हैं अपने शहर कराची की। तो कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद होने के सबब सुबह और रात के दौरान बूंदाबांदी और कहीं कहीं फुहार होने की तवक्को है। और शहर में 3 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो सकता है। और कराची में जो समंदर है उसके जुनूब मगरबी सम की हवाएं फाल रहने की तवक्को है। मौसम कुछ बेहतर हुआ है और लेट्स सी कि थोड़े बहुत अगर बूंदाबांदी हो जाए तो और खुशगवार हो जाएगा। देखिए कराची के अंदर तो अब बहुत मुश्किल है कि वो जो एक हैवी सिस्टम था वो आए दोबारा, और एक ही स्पेल वो एक दिन होता है बस। सिंध हुकूमत के पास आते हैं बादल, और जब अगली दफा मैंने बताया था सिंध हुकूमत तैयारी करके बैठी हुई है, फील्डिंग लगा के बैठी हुई है, नालों के ऊपर मशीनरी रख के बैठी हुई है, शाले फैसल के ऊपर मशीनरी रख के, बारिश आए और मामू बना के चले गई। बादल जो है वो ऊपर से हाथ हिलाते रह गए और कहा कि वो देखिए कैमरा अब हम नहीं आएंगे वापस, साल में एक दफा आते हैं हम, बगैर बताए आएंगे। वैसे तो बता देते हैं, ये इतने अच्छे हैं, बता देते हैं कि आप आ जाएं खुदारा सड़कों पर, लेकिन नहीं आते तो फिर पानी आ जाता है, और जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आ जाता है। और अब जो है हमारा मौसम से रिलेटेड जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेगमेंट पे आते हैं लाइफस्टाइल एंड हेल्थ पर। इसमें हम आपको बताते चलें कि जो हालिया बारिशें हैं उससे जो मसाइल पैदा हुए हैं उनमें एक है डेंगू का खतरा जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है और हर तरफ पानी खड़ा है, गंदगी, बंद नाले और नामुनासिब सफाई की वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है। और ये मच्छर सिर्फ चंद लम्हों में एक सेहतमंद इंसान को बीमार कर सकता है। वो कहते हैं ना एक मच्छर, तो वो वाली बात है ये। एक मच्छर ही सब कुछ करता चाहिए। मच्छर भी फीमेल होता है, मैं बताऊं आपको। अच्छा। मेल मच्छर के अंदर से ये सलाहियत नहीं रखी है अल्लाह ताला ने कि वो काट के जो है वो आगे पहुंचाए वो वायरस को। ये फीमेल मच्छरी कह लें इसको, बहुत कीड़ा है मच्छर फीमेल मच्छरों में। तो डेंगू जो है ना वो कोई मामूली बुखार नहीं है। अगर आप इसका बर वक्त इसकी एहतियात ना की जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब सबको मिलकर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। अपने घरों और गलियों और मोहल्ले को साफ रखें, कहीं पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि सेहत जो है ना सिर्फ ज़ाती मामला नहीं, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, टूरिज्म के ऊपर हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे जेनजी के लिए, कि उस जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि तारीख़ के अंदर कौन कौन से ऐसे दाव पेच हैं जो लगाए जा चुके हैं। तारीख़ के अंदर जो और तवारीख़ में यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो औराक हैं, जो सफ़े हमने पलटने हैं, वो आपको बताते हैं कि सिंध पाकिस्तान का एक तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से इंतहाई अहम सूबा है। इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और ये इलाका दुनिया की चंद कदीम तहजीबों का गहवारा भी है।
और जो सिंध की ज़मीन है उसने हमेशा से ही मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब सकाफ़तों को अपनी आगोश में जगह दी है, जिसके असरात आज भी इसकी तारीख़ी इमारतों, रिवायात और सकाफ़ती विरसे में देखे जा सकते हैं। जो सिंध की तारीख़ का आगाज़ है वो कदीम वादी सिंध की तहजीब जो है उससे होता है, जो तकरीबन 3300 से 1300 कबल मसीह तक यहाँ आबाद रही। बिल्कुल, इस पर एक रिपोर्ट है, तैयार की गई है, टीम ने बड़ी मेहनत से बनाया है, जेनजी के लिए, आप लोगों के लिए। ज़रा इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। सिंध पाकिस्तान का एक तारीखी और सकाफती लिहाज से इंतहाई अहम सूबा है। इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है और ये इलाका दुनिया की चंद कदीम तरीन तहजीबों का गहवारा रहा है। सिंध की जमीन ने हमेशा से ही मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों को अपनी आगोश में जगह दी है, जिसके असरात आज भी इसकी तारीखी इमारतों, रिवायात और सकाफती विरसे में देखे जा सकते हैं। सिंध की तारीख का आगाज कदीम वादी सिंध की तहजीब से होता है, जो तकरीबन 3300 से 1300 कबल मसीह तक यहाँ आबाद रही। मोइंजोदड़ो इस तहजीब का सबसे बड़ा और अहम शहर था, जो आज भी अपनी शानदार तामीरात और शहरी मंसूबाबंदी के लिए जाना जाता है। ये कदीम वादी सिंध की तहजीब का सबसे मशहूर और अहम शहर है। इसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं। मोइंजोदड़ो की बाक़ियात आज भी यहाँ की तरक्की याफ्ता शहरी मंसूबाबंदी और तामीराती हुनर की गवाही देती हैं। शहर की सबसे हैरानकुन खुसूसियत सफाई का निज़ाम था, जो इसके हमअसरों से कहीं ज्यादा जदीद था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में नकासी आब में निजी बैतुल खला देखे गए, लेकिन वो महज अमीरों की ऐशो इशरत के लिए थे। मोइंजोदड़ो में जगह जगह छुपे हुए बैतुल खला और ढके हुए नाले नालियां बनी हुई थी। जब से खुदाई शुरू हुई है, इज्तिमाई इस्तेमाल के लिए 12 मीटर ज़र्ब 7 मीटर के एक बहुत बड़े अजीम हमाम समेत निजी हमामों के निजाम के अलावा 700 से जायद कुएं बरामद किए जा चुके हैं। मजीद ये कि मोइंजोदड़ो समंदरी तिजारती राब्तों के दरमियान एक कलीदी मरकज था, जो वस्ती एशिया से मशरक़े वस्ता तक फैला हुआ था। सदियों से उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, जेवरात, मुजस्मों और दीगर अशिया के पेचीदा तराशे हुए टुकड़े तैयार किए, जो मेसोपोटामिया से लेकर मौजूदा ओमान तक हर जगह दरियाफ्त हुए हैं। यूनेस्को ने इस मुकाम को आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। वादी सिंध की तहजीब एक तरक्की याफ्ता मुआशरा था, जिसके शहरियों ने ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी में बड़ी तरक्की की थी। ये था एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज, और जिसके अंदर आपको बताया गया कि किस तरह से सिंध की सकाफत है और कितने साल पुरानी है। पहले एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर उस पर बात की जाएगी, किस टॉपिक पर, कि लिबास का क्या माजी से हाल तक जो है वो पूरा एक सफर है, यानी कि जो हम पहनते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लिबास। और जो पुराने दौर के मलबूसात होते हैं उनमें क्या एवोल्यूशन आई है, कौन से मुख्तलिफ इलाके हैं जिनके रिवायती लिबास जो हैं उसमें उसको क्या जिद्दत आई है उसमें, तो इस हवाले से हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।